स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वराज मिशन के द पीपी शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ द पीपी शो की इस एपिसोड में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। इनको सब लोग जानते हैं, हरिभूमि, जनता टीवी और आईएनएच के मैनेजिंग एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं और एक लंबा कार्यकाल इनका जर्नलिज्म में रहा है। तो हमारी यही कोशिश है कि हिमांशु जी की जो जीवन की जो स्टोरी है, जो स्ट्रगल स्टोरी है, उससे जो आज का यूथ है वो प्रेरणा ले। और बहुत से ऐसे रोचक तथ्य इस इंटरव्यू में आने वाले हैं जो हम आगे और बात करेंगे। तो हिमांशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हिमांशु जी, पहले दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही? मैंने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य ईश्वर की कृपा से मुझे मिला। मेरे दादाजी जो है राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में बड़ा प्रमाणित नाम था। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, शिवपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे और बेहद प्रख्यात भागवत कथा वाचक रहे। तो मुझे राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और धार्मिक वातावरण तीनों ही विरासत में। मेरे पिताजी के संदर्भ में बात है तो 3 भाई थे। जो बड़े भाई थे वो हाईकोर्ट जज थे, मेरे फादर जो है सरकारी अधिकारी थे कृषि विभाग में, और जो मेरे चाचा जी थे वो पुलिस विभाग में। तो कुल मिलाकर एक पढ़ा लिखा वातावरण, एक सामाजिक संबंधों की दृष्टि से संपन्न वातावरण मुझे प्राप्त हुआ। ग्वालियर के अंदर ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की, ग्वालियर में ही मैंने स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद में कॉलेज के संदर्भ में जब आया तो उस समय दौर ऐसा था जब 2 ही क्षेत्रों में भविष्य देखा जाता था। अगर बच्चा अच्छा पढ़ता लिखता है, ये माना जाता है कि वो तीव्र है, तो मानते थे कि या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग। एक सामान्य औसत मध्यम वर्गीय परिवार इतना ही अपने बच्चे के भविष्य के संदर्भ में उस समय सोच पाता था। अगर एक औसत बुद्धि का बच्चा होता था तो उसके संदर्भ में अपेक्षा की जाती थी कि वो कॉमर्स वगैरह ले ले, बीकॉम कर ले और इसके अंदर, और जिससे कुछ नहीं हो पाता था वो आर्ट्स लिया, जिसमें बीए करते थे। अब वक्त बदल गया है, आर्ट्स को अभी ह्यूमैनिटीज शब्द के साथ संबोधित किया जाता है और बड़ा गरिमापूर्ण माना जाता है। पर 80-90 के दशक में ऐसा नहीं था, बड़ी लिमिटेड सीटें थी। तो मेरे पिताजी की भी अपेक्षा थी, मेरी बड़ी बहन थी, उसका मेडिकल में हो गया था, एमबीबीएस करे, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने इंजीनियरिंग के संदर्भ में परीक्षा दी, इंजीनियरिंग के अंतर्गत मुझे एडमिशन मिला, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। मेरी दिलचस्पी आर्ट्स में थी, इतिहास में थी और राजनीतिक विज्ञान में थी। और मेरी इच्छा थी कि मैं बीए करूं और बीए करके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके अधिकारी बनने की हसरत मेरी जहन में थी। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मेरे पिताजी का स्पष्ट मत था कि ये सही निर्णय नहीं। तो उन्होंने 2 टूक लहजे मुझसे कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो ये पढ़ाई कराने के लिए, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम है। तो उन्होंने एक असहमति व्यक्त की मेरे बीए करने के फैसले के संदर्भ, और उसके पीछे उनकी सोच कोई पैसा बचाना नहीं था। उनका मानना था कि मैं थोड़ा आर्थिक दबाव में आऊंगा तो अपने फैसले से पीछे हट जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी समय में ग्वालियर से एक आज अखबार निकल रहा था, दैनिक भास्कर समूह के अंदर एक विवाद हुआ था रमेश जी और उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी और उनकी बेटी हेमलता अग्रवाल जी। तो हेमा जी ने उस दौर में आज की फ्रेंचाइजी लेकर ग्वालियर में नया अखबार शुरू करने का फैसला लिया, और मैं काफ़ी अच्छा वक्ता माना जाता था, डिबेट वगैरह होता था। तो उस संपर्क ऐसा निकला कि मैं सीधे उनसे मिलने के लिए चला गया और उन्होंने मुझे प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर अवसर दे दिया। कुल जब मैं 17 साल की उम्र में 12वीं पास करने के साथ में मेरा पत्रकारिता जीवन शुरू हो गया। कुल मिला के प्रारंभिक दौर ये बहुत ही शानदार। देखिए, ये भी एक रोचक तथ्य है कि फैमिली के डिसीजंस के अगेंस्ट जाके, क्योंकि इंटरेस्ट ही कुछ और था, बनना ही कुछ और था, और बोलते हैं कि जो विधाता ने आपका जो भविष्य तय किया होता है, आप उसी के प्रति अग्रसर होते हैं। सर, हमने कहीं पढ़ा था कि आप अयोध्या भी उस समय गए और वहाँ बहुत से पत्रकारों से आपकी भेंट हुई। देखिए 90-91 की बात है जी। मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, और वो भी मतलब कोई सुनियोजित नहीं था और ऐसे जीवन में कोई हसरत भी नहीं थी मुझे लेखक बनना है या पत्रकार बनना है।
मुझे तो शुद्ध रूप से एक अधिकारी बनना था और अपना बीए मतलब बीए करने से जरूरी क्योंकि आपको स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है दे सकते हैं। तो मैंने एक प्राइवेट एडमिशन लिया उसके तहत, और प्राइवेट के तहत एडमिशन लेते हुए फॉर्म भर दिया। अब उसके लिए पैसे चाहिए, आगे के खर्चों के लिए पैसे चाहिए, तो मैंने अखबार में ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस समय अखबार में वातावरण बड़ा खराब था। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पर उस समय में जो वरिष्ठ थे उनका जो तेवर रहता था, उनका जो तरीका रहता था, तो मेरी अपने वरिष्ठ जन के साथ में बहुत बनी नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि मेरा उनके साथ में विवाद होने लगा। मैं नया बच्चा था, वो लोग 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल के, उन्हें मेरा लहजा पसंद नहीं आता था। मैं सही को सही और गलत को गलत बोल देता था। और जिस तरीके से मतलब, और मेरे एक सीनियर थे जो सिटी में थे, वो पूरे समय गुटखा खाते थे और पूरे समय उनका मुंह भरा रहता था। और उस समय फोन भी एक था, और वो जो डायल करते हैं वो वाला फोन, मतलब मेरा झगड़ा किस बात पे वो बताता जी। तो वो उसी पे बात करते थे, वो बात करते थे, तो वो जो पूरी पीक थी वो पूरी उसके आगे लग जाती थी। और उसी फोन पे जब बाद में हम बात कर रहे हैं तो बड़ा गंदा सा लगता, तो अपन ने उन्हें टोक दिया कि सर ये ठीक नहीं है, आप फोन पे बात किया करो, या तो कपड़ा रखा करो, या तो रखो। तो उनको बड़ा खराब लगा कि एक कल का आया हुआ लड़का जो है मुझे बता रहा है कि कैसे रहा जाए, तो इसके चलते टकराव सा हुआ। लेकिन मैंने तो बताया कि घर में कोई स्थिति थी नहीं, एक परिवार के स्तर पर कह सकते हैं कि अबोले की स्थिति हो गई। माता पिता ने बात करना छोड़ दिया था नाराजगी में या दबाव बनाने के लिए। तो मेरे पास घर पे रहने का वक्त नहीं रहता था, और कॉलेज जाना नहीं था, और प्राइवेट एग्जाम दे रहे थे, तो पूरा समय था, तो पूरा समय में ऑफिस में आके बैठता था, रिपोर्टिंग का काम करता था। तो काफी मेहनत से काम किया मैंने। तो उसी दौरान अयोध्या का घटनाक्रम शुरू हुआ, तो मैं लिखता पढ़ता था, तो उसके चलते आज में मेरे नाम से खबरें छपती थी। नया अखबार था, यानी नया संस्करण था, उस समय आज का बड़ा नाम था जी। तो जब अयोध्या का घटनाक्रम हुआ तो बनारस उसका मुख्यालय था, तो जो भी बातचीत हुई हो तो उसके अंतर्गत ये हुआ कि नए संस्करण से भी कोई जाए, तो सहज रूप से मेरा नाम उसके अंदर प्रस्तावित हो गया, और हिमा जी ने मुझे जो है अयोध्या भेज दिया। तो ये मेरे जीवन का एक बड़ा अनुभव था, क्योंकि 18-19 साल की उम्र में मुझे अयोध्या के घटनाक्रम को कवर करने का मौका मिला। तो उस दौरान में रहा, तो उसी दौरान जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने प्रभात झा जी स्वदेश की ओर से गए थे, जिन्हें मैं गुरु का दर्जा देता हूँ। एल शीतल जी वो दैनिक भास्कर के संपादक थे, वो वहाँ से गए थे। तो बाकी जगह से जो लोग वहाँ पे कवरेज के लिए पहुँच रहे थे वो सब संपादक के हैसियत के लोग थे। उसके बीच में मुझ जैसे नौसिखिए को रिपोर्टिंग अवसर मिला, ये का है। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम रहे, इसने मेरा पत्रकारिता के संदर्भ में नियति को भी तय कर दिया। तय इसलिए कर दिया कि जो अवसर लोगों को 10 साल 15 साल 20 साल बाद मिलते हैं, वो अवसर ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत पहले मिल गए। तो नतीजा ये हुआ कि करियर इतनी तेज गति से आगे बढ़ता गया, क्योंकि बाद में फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मौका ही नहीं आया, और कुल मिला के इस क्षेत्र में ही रह गया। तो ये देखिए, ये भी कितनी बड़ी बात है कि नियति ने कुछ और तय किया था, और इसलिए आज जिस मुकाम पे हिमांशु जी हैं वो किसी से अछूता नहीं है। वो सभी को पता है कि स्ट्रगल करके, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि वो स्टोरीज भी सामने आए कि युवाओं को क्या करना चाहिए इस समय जो लोग पशुपेश की स्थिति में है, कि एक चौराहे पे भी नहीं, मुझे लगता है 10 राह पे खड़े हैं कि हम करें और क्या करें। और स्पेशली कोविड के बाद ये सब चीजें हैं। हम और हिमांशु जी से आगे और बात करेंगे। हिमांशु जी, ये सब जो स्ट्रगल का दौर था, आप रंग गए पत्रकारिता में, आगे बढ़ते गए, तो जब शादी हुई होगी तो उस समय फिर ये परिवार की तरफ से ऑफर था या फिर आपका खुद का चुनाव था? देखिए, घटनाक्रम कई घटित हुए, ये तो मेरा स्ट्रगल काफी ज्यादा रहा। जी जी। वही मैंने बताया कि मैं 17 साल की उम्र में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसमें समय बहुत दिया जी, मेहनत करने में कभी कमी नहीं की। और मुझे अपने कार्यालय के अंदर भले ही वरिष्ठ के स्तर पर थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ा या सहयोग का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे इतर अन्य विभाग के लोगों से और अन्य समाचार पत्रों में जो वरिष्ठ थे उनकी मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा सद्भावना थी। जैसे मैंने प्रभात जी को उल्लेख किया, दैनिक भास्कर के संपादक आलोची जी को उल्लेख किया, एक रविंद्र श्रीवास्तव जी थे, एक रविंद्र झाकरिया थे, दैनिक भास्कर के सिटी चीफ होते थे कैलाश परिहार जी। तो ऐसे तमाम लोग थे जिनका मुझे बड़ा संरक्षण मिला।
और इसी के चलते मेरी गति भी काफ़ी तेज रही। मतलब मैं 90-91 में आया हूँ और मात्र 22 साल की उम्र में मैं स्वदेश का संपादक बनकर सपने चला हुआ। मैं संपादक के हैसियत में काम करते हुए आज मुझे 27 साल हो गए। मैं 28 अक्टूबर 1995 को सतना स्वदेश का संपादक बना और केवल संपादक ही नहीं बना था बल्कि प्रबंधन का दायित्व भी मैं तब से देखता हुआ आ रहा था। तो बीवी में थोड़े समय के लिए कोई घूम कर मिल जाए अलग बात है, लेकिन इस सिलसिला शादी मेरी जो है सन 2000 में हुई। उस समय मैं भारत समूह में काम करता था। कुछ परिस्थितियाँ उस दौरान ऐसी घटित हुई जब भारत और भास्कर के संबंध, इसमें शादी के तकरीबन 5-6 महीने बाद ही मैंने बेरोजगारी में भी कुछ समय बिताया। तो तकरीबन 4 महीने ऐसा भी रहा जब मेरे पास काम नहीं था। और उस संक्रमण के दौर में ही मैं मार्च अंत में 30-31 मार्च को रायपुर आया था स्वदेश अखबार के संपादक को। तकरीबन 4 महीने का समय मैंने बेरोजगारी में ही बिताया। यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर भी स्वदेश समूह की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी और उसी दौर में मैंने 16 मई 2001 को हरिभूमि समूह ज्वाइन किया कैप्टन जी के साथ बातचीत करके। तो 2001 से लेकर आज 2022 से तो 21 साल का समय मेरे साथ में हो गया। बहुत शानदार। देखिए कितना कितना बड़ी बात है। जरूर इन्होंने बहुत से चीजों को शॉर्ट में बताया, क्योंकि ये तो एक इतनी जीवन की इतनी लंबी स्ट्रगल स्टोरी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्वालियर से निकल के बनारस, बनारस से सतना और उसके बाद आज रायपुर में इतने साल से कंटिन्यू हरिभूमि के संपादक रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, इनकी जो इमेज है वो काबिल तारीफ है। लोग इन्हें बहुत ही डिसेंसी के रूप में देखते हैं। हिमांशु जी, आप हमेशा जब भी आपको देखो, मैं तो लगभग 6 साल से आपको देख रहा हूँ, आप वेल मेंटेन रहते हैं। मतलब इसके पीछे क्या राजी है? क्या आपके व्यक्तित्व में आ चुका है या ये आपने अपने आप को कॉर्पोरेट कल्चर में डाल लिया है? मन ठीक रखना होता है, किसी कल्चर में होने से कोई चीज नहीं बनती। तो मिला के मन के स्तर पर प्रसन्न रहना जरूरी होता है। तो मैं कुल मिला के मन के स्तर पर प्रसन्न रहता हूँ। और प्रसन्न रहने का कारण यह है कि मैंने अपने जीवन में जो भी कल्पनाएं की थी, जब आप कोई जीवन शुरू करते हैं, एक युवावस्था की ओर कदम रखते हैं, तो आपके कुछ सपने होते हैं। आप ये सोचते हैं जीवन में आप क्या कुछ हासिल करेंगे, चाहे वो पद की दृष्टि से, चाहे वो पैसे की दृष्टि से, और चाहे वो प्रतिष्ठा की दृष्टि से। मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो तीनों ही चीजें मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा दी और समय से पहले दी। मतलब मैं सच मायने में कहूँ तो मैं जो कुछ अपने जीवन में बनना चाहता था, जो कुछ हासिल करना चाहता था, वो तकरीबन 35 साल की उम्र पूरी करते करते हासिल कर चुका। मतलब अगर आज आप उससे पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है या जीवन की हकीकत क्या है निजी संदर्भ में, तो मेरे पास में अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई निजी संदर्भ नहीं। मैं जो कुछ चाहता मुझे सब मिल चुका है। जो कुछ भी अब मिल रहा है वो बोनस के तौर पर है। तो इसलिए ऐसा कोई तरह मेरे जीवन में रहता है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करता हूँ, अपने लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लोग खुश रहे, आसपास का वातावरण खुश रहे, जो मेरे संपर्क में है वो लोग खुश रहे। और अगर वो किसी परेशानी में है तो उनकी परेशानी में मैं कोई भूमिका निभा सकता हूँ तो मैं निभा पाऊँ, ये मेरी एक ईमानदार कोशिश रहती है। जो मुझसे अपरिचित है उनके संदर्भ में भी कोशिश रहती है, लेकिन मुझे निजी तौर पर किसी चीज की हसरत नहीं रही। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आज से नहीं कह रहा हूँ। मैं तकरीबन आज 48 साल का हो गया, तो पिछले 13-14 साल से ये बात मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। निजी तौर पर मेरे पास में कुछ पाने के लिए नहीं है कि ऐसा कुछ बच गया है जो मुझे हासिल करना है। यही जो सादगी होती है वही व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। और यही होता है कि लोग इंस्पायर क्यों होते हैं विशिष्ट व्यक्तियों से, उसका ही जीता जाता एग्जाम्पल है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। हिमांशु जी, एक मेरी पर्सनल, मैं बहुत साल से आपको जब मैं देखता हूँ, आप हमेशा कॉलर बटन बंद करके रखते हैं। मतलब ये कहीं भी देखा गया है, इसके पीछे क्या आपका सोच है या फिर ऐसा कुछ आपने बचपन से इसको डाला हुआ है? ऐसा ऐसा कोई बहुत दृष्टिकोण नहीं है। कई बार तो मैं कहता हूँ भाई डरा से मैं आदमी हूँ, अपने गिरेबान में सवाल करता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं 3री या 4री क्लास में पढ़ता था, तब से मैं ऐसे बंद करता हुआ आ रहा हूँ। ये 3री-4री क्लास से ही है। अगर मैं ये बटन खुला रखता हूँ तो मैं उतनी चुस्ती महसूस नहीं करता हूँ। इसे बंद करके मैं ये मानता हूँ कि अब मैं काम के लिए तैयार हुआ। तो कुल मिलाकर मैं जैसे ही काम के लिए तैयार होता हूँ तो मेरे ऊपर का भी बटन बंद हो जाता है।
टाई लगाने के लिए बंद नहीं होता, मैंने टाई भी लगाता हूँ मैं, लेकिन अमूमन लोग ऊपर का बटन तभी बंद करते हैं जब टाइट टाई लगाते हैं। तो एक तो ये कारण था कि मैं चुस्त महसूस करता हूँ। दूसरे, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो कई लोगों को मेरा नाम याद नहीं रहता, तो लोगों को मेरी दो पहचान याद रहती है। एक मेरा ये आपका ये जो ऊपर का बनता है ये, या आदमी अरे वो यार जो जिसका बंद बटन, तो कुल मिला वो मेरा सिंबल भी हो गया। तो कुल मिला के ऐसा एक दौर हो गया। कई लोगों को लगता है कि शायद देवानंद से इंस्पायर होकर मैंने किया हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली पिक्चर 9वीं क्लास में देखी थी, और ये बटन मेरा जो बंद है ये 4वीं क्लास से है। तो देवानंद के साथ इसका कोई संबंध नहीं, ये मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। जरूर जरूर। देखिए ये मतलब ये एक हल्का फुल्का प्रश्न था, लेकिन ये भी प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति विशिष्ट बनता है तो उसका जो स्टाइल होता है वो चर्चा का केंद्र बन जाता है। जैसे हिमांशु जी ने बताया कि कॉलर बटन जो बंद रहता है हमेशा, वो भी एक विशिष्ट पहचान हो जाती है। तो विशिष्ट लोगों के साथ हमेशा जो घटनाएं हैं वो भी विशिष्ट ही होती है। हिमांशु जी, आपने बहुत लंबे वक्त से पत्रकारिता देखी है। छत्तीसगढ़ की जब शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ जब बना, तब से आप पत्रकारिता के यहाँ पे पत्रकारिता को करीब से देख रहे हैं। कितना परिवर्तन आया है तब की और अब की पत्रकारिता में? गति बढ़ गई है। गति इसलिए बढ़ गई है कि पहले अखबार ही हुआ करते थे, चैनल भी थे तो निजी क्षेत्र के 1 या 2 चैनल हुआ करते थे, सोशल मीडिया की ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अब क्या है कि खबरें हैं और बहुत जल्दबाजी में है। उनकी सत्यता को लेकर संकट हो गया है, तथ्य को लेकर संकट हो गया है। हर कोई जल्द से जल्द खबर देना चाहता है। तो पहले जो खबर की पुष्टि के संदर्भ में आग्रह रहता था, उसकी प्रामाणिकता को लेकर आग्रह रहता था, उसकी सत्यता के संदर्भ में सचेत रहा जाता था, अब वो ढलान पर है। अब कुल मिला के खबर भेज दे रहे हैं, ज्यादा वो गलत निकलेगी तो बोल देंगे कि खबर गलत निकली, मतलब उसको लेके गिल्ट नहीं रहा। अब इस बात की उत्साह है कि देखिए सर, सबसे पहले हमने दी ब्रेकिंग 10 खबरें हमने दी, उनमें से 2 ही सत्य निकली, 8 झूठी निकली है। तो 8 झूठी खबरों के संदर्भ में कोई अपराध बोध नहीं रह गया। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी ताकत थी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे जैसे समय गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात नहीं है, पूरे देश के संदर्भ में बात है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इस बात का दावा नहीं करता, पर राष्ट्रीय स्तर पे ये कहूंगा कि विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। एक विश्वसनीयता का संकट होता है कि आपकी मंशा ही दोषपूर्ण थी, मतलब आप खबर कुछ और है, आपको पता है और आप कुछ और प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आपकी मंशा गलत है। कुल मिलाकर आप जल्दबाजी के चक्कर पे इस पे मेहनत ही नहीं कर पाते, या आपको इतना अवसर नहीं दिया जाता प्रबंधन के द्वारा या संपादक के द्वारा कि आप खबर की पुष्टि कर पाए। एक चैनल पे खबर चल गई तो बाकी सारे चैनल के लिए संकट का विषय हो गया। वो रिपोर्टर की जान ले लेते हैं, उसमें जल्द नहीं तुमने क्यों दी, वो बोल रहा है कि खबर सही नहीं है, मैं पता कर रहा हूँ, एक बार पुष्टि कर लूं, उसने दे दी, तुम्हारे पे क्यों नहीं है? तो इसलिए तथ्यों के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए थी, उसके प्रति नई पीढ़ी का कोई बोध ही नहीं रह गया है। सबको खबर चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, सही या गलत ये महत्वपूर्ण नहीं है, खबर चाहिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति, वाकई बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई है। लेकिन इसके बावजूद चीजों को परख के समाज के सामने प्रस्तुत करना ही एक पत्रकार का धर्म होता है। और बिना जांच पड़ताल की जो खबर होती है वो कई बार समाज के लिए वो बहुत ही घातक भी साबित होती है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, उदाहरण हमने देखे हैं। हिमांशु जी, आज के युवा पत्रकारों के लिए आपका संदेश? मेरा मानना है कि ये एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन बेहद सम्मानपूर्ण क्षेत्र है। अगर आप आचरण में थोड़ा संयम रखते हैं तो इसमें पद, पैसा, प्रतिष्ठा तीनों की कोई कमी नहीं, पर आप में थोड़ा संयम चाहिए। अगर संयम नहीं रहेगा तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि अगर हम पैसा आ जाए लेकिन पद और प्रतिष्ठा ना रहे, संयम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपके पास में पद भी आ जाए, पैसा भी आ जाए और प्रतिष्ठा नहीं आए। तो संयम को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। संयम अगर होगा तो ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। दूसरी बात मैं निजी तौर पर मानता हूँ, कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आपको ये तय करना है कि कुल मिलाकर आप पत्रकार बन किसके लिए रहे हैं। आप अपने जीवन को सांसारिक रूप से बेहतर करने के लिए बन रहे हैं तो दूसरा काम कीजिए। आप क्रांति करने के लिए आना चाहते हैं तो दूसरा काम कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, क्रांति आपको खुद की जोखिम पर करनी होगी। जिसके आप नौकरी कर रहे हैं उसे जोखिम में डाल दें, ऐसी क्रांति अपेक्षित नहीं होती है। आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर दें जिसके चलते उस संस्थान का भविष्य संकट में आ जाए,
इसकी इजाजत आपको नहीं मिलती है। आप पुराने इतिहास में जितने भी पत्रकारों के संदर्भ में बात करेंगे या नेताओं के संदर्भ में बात करेंगे, तो उन्होंने अगर जोखिम लिया तो खुद अखबार निकाला, और खुद अखबार निकाला और उसमें जो चाहा लिखा। अखबार कोई और निकालेगा, उसके लिए संसाधन कोई और लगाएगा, उसके लिए संसाधन की पूंजी की व्यवस्था कोई और करेगा, और उसकी पूंजी पर आप चाहते हैं कि आप क्रांति कर दें, ये संभव नहीं हो सकता है। तो दूसरे के पैसे को जोखिम में डालकर, दूसरे के संस्थान को जोखिम में डालकर आप अपने आप को मसीहा प्रस्तुत करना चाहें, आप अपने आप को क्रांति दूत प्रस्तुत करना चाहें, ये संभव नहीं। तो मेरा जो कई लोग चैनल में या अखबार में काम करते हैं और कोई खबर रुक जाती है या किसी खबर के संदर्भ में बात करते हैं, तो मेरा सवाल यही होता है, भाई आपका खुद क्या दांव पे लगा है? दांव पर तो इस संस्थान के अंदर बिल्कुल 300, 500, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आपके एक जोखिम के लिए इन सबको जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। जिनको स्वयं के लिए काम करना है वो स्वयं से काम करें, जिन्हें समाज परिवर्तन के लिए काम करना है, जिनके अंदर कुछ अलग कर देने की अभिलाषा है समाज के अंदर, स्वयं के संदर्भ में नहीं, तो उन्हें उसके लिए स्वयं को जोखिम में डालना होगा, स्वयं का संस्थान बनाना होगा और उसके माध्यम से अपनी सफलता या असफलता को तय करना। कितना कितना बड़ा संदेश है, और बहुत से प्रश्नों के जवाब बिना प्रश्नों के ही इन्होंने, हिमांशु जी ने दे दिया। और मुझे लगता है ये एकदम विजन क्लियर हो गया कि आज जो पत्रकार या जो आज के युवा खासकर जो पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं और जो थोड़ा सा जिनके साथ विस्मयकारी स्थिति हो जाती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उसके लिए जो हिमांशु जी के जो वक्तव्य थे, ये मुझे लगता है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया चीज है कि किस प्रकार से आपको आगे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सी इंस्पिरेशन मिलेंगी। हिमांशु सर, कोविड एक ऐसा अनजान दुश्मन आया जो पूरी दुनिया ने जिसके बारे में प्रिपेयर नहीं थी। इसमें बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए, पत्रकारिता के फील्ड में भी बहुत सी प्रॉब्लम सामने आए। तो आपका कैसा अनुभव रहा कोविड का 2 साल? कोविड भी एक दौर था, जीवन का हिस्सा है। तो जीवन में हर किस्म के दौर आते हैं। तो हमारी पीढ़ी के साथ तो कोविड आया, हमारे से पहले वाली पीढ़ी थी उसके दौर में आपातकाल आया था, उससे पहले वाली पीढ़ी थी तो उसके संदर्भ में 1965-67 के समय में जो अकाल की स्थिति थी वो दौर आया था, उससे पहले वाली पीढ़ी थी तो उसके सामने स्वतंत्रता आंदोलन आया था। तो हर एक के दौर में कुछ ना कुछ अनुभव आता है। तो कोविड भी एक दौर था। कोविड के दौरान दोनों प्रकार के स्वरूप देखने को मिले। लोग मदद किस तरीके से करते हैं ये भी देखने को मिला, और लोग मदद के नाम पर लूटते कैसे हैं ये भी देखने को मिला। हमने भी कई नए प्रयोग अपने बिरादरी के अंदर देखे। वर्क फ्रॉम होम जैसा कंसेप्ट सफलतापूर्वक अंजाम लेते हुए इसी दौर में देखा। कई लोगों को अपने खुद के उपक्रम डालते हुए देखा। तो कुल मिला के एक सबक था, लेकिन इसने जीवन को उथल पुथल कर दिया। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा मानना ये है कि ऐसे दौर जीवन में आते ही रहते हैं। कोविड भी उस दौर के तौर पर ही आया, और हिंदुस्तान के संदर्भ में हिंदुस्तान का सामर्थ्य रहा। इसमें समाज और सरकार दोनों के स्तर पर कोशिशें ऐसी रही जिसके चलते बहुत बड़ी परेशानी हुई। मतलब अगर कोई परेशानी में आया है तो समाज से भी हाथ बढ़े हैं, सरकार के स्तर पर भी से हुआ। 2 साल तक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। तमाम सामाजिक संस्थाएं थी हमारे आसपास के बीच में जिन्होंने नियमित रूप से भोजन की व्यवस्थाएं की। बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक स्तर पर खुशी हुई जिसमें दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। बड़े पैमाने पर कोविड सेंटर बनाए थे। दूसरी तरफ ये भी देखा कि कई हॉस्पिटल थे जिन्होंने इस आपदा में अवसर खोज लिया। जो बिल 5,000, 10,000, 15,000 का होना था, उन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बनाने में गुरेज नहीं किया। तो मनुष्य के संदर्भ में जो राक्षसी प्रवृत्ति है और देवत्व वाली प्रवृत्ति है, दोनों ही बहुत स्पष्ट तौर पर सामने देखने को मिली। आप कहेंगे बहुत अच्छा दिखा, ऐसा भी नहीं, और बहुत ही खराब था, ऐसा भी नहीं। दोनों पहलू समाज के बहुत स्पष्ट तौर पर सामने हो गए। बिल्कुल, दोनों पहलू भी सामने आए और दोनों अनुभव भी सामने आए, और इससे लोगों की पहचान भी बहुत अच्छे से हुई। हिमांशु जी, नॉर्मली कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वो महिला बेशक आपकी अर्धांगिनी होंगी, तो वो उनका आपके स्ट्रगल पीरियड में कैसा रहा दौर? क्योंकि आपने बताया कि आपकी शादी के बाद कुछ समय आपने वो स्ट्रगल और गुजारा। हाँ, मतलब मेरे जीवन में संघर्ष के 2 स्थितियाँ थी। एक, जब मैंने नौकरी ज्वाइन ही की 17 साल में, तो मेरे पास एजुकेशन भी नहीं थी। 12वीं पास था। तो 12वीं पास से लेके ग्रेजुएट होने तक फिर मैंने लॉ फर्स्ट ईयर भी किया।
लॉ सेक्रेटरी का मैं एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि तब तक मैं संपादक हो गया। और संपादक होने के नाते जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था, मुझे जब सेक्रेटरी का एग्जाम देने कॉलेज जाना था, तभी चुनाव घोषित हो गया 96 में। और वो ऐतिहासिक चुनाव था सतना में, क्योंकि उस चुनाव में अर्जुन सिंह तिवारी कांग्रेस बनाकर मैदान में थे। साथ में वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी राजनीतिक पुनर्वास हुआ था और भाजपा ने तकरीबन 12-15 साल बाद उनको अर्जुन सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा था। बहुजन समाज पार्टी भी अस्तित्व में थी और सुखलाल कुशवाहा वहां से प्रत्याशी बने थे। तो इतना दिलचस्प और महत्वपूर्ण चुनाव था कि मैं एग्जाम देने नहीं जा पाया, तो मेरी पढ़ाई वही अवरुद्ध हो गई। तो वो एक स्ट्रगल का दौर उस दौर में था जब आपको जी मतलब पहली तनख्वाह मेरी 400 रुपये थी, तो 400 रुपये तनख्वाह थी, फिर जाके वो 900 रुपये हुई। पेट्रोल में इतने पैसे चले जाते थे। कई बार 25-26 तारीख को मतलब ऐसा भी हुआ कि मैं ऑफिस से लौट रहा हूँ, रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया, या अनजाने में नहीं हुआ, मतलब अब आपके पास पैसे ही नहीं थे तो आप घसीटते हुए चले जा रहे 3-3 किलोमीटर तक। तो ऐसी परिस्थितियों को भी आपने सहजता से लिया। तो एक दौर वो था। दूसरा दौर मैंने आपको बताया था कि जब मेरी शादी हुई जुलाई 2000 में, उसी के बाद नवंबर के समय पे जो है एक 3-4 महीने का फेज था जिसमें मेरे पास में रोजगार नहीं था। एक घटनाक्रम था, एक अखबार के संदर्भ में मेरे जाना तय हुआ, पहले से मैंने किसी बढ़ गया, फिर उनका जो परिवर्तन का काम था वो होल्ड हो गया और मैं सर्फ पर आ गया। तो उस दौरान निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग था, लेकिन उसमें मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट नहीं मिला, खासतौर पर मेरी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट उस दौरान मुझे मिला। जहाँ तक पत्नी के संदर्भ में बात है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पत्नी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे संदर्भ में यह है कि पिछले मैं जब से हरिभूमि में हूँ, तो ये कोविड के काल को अगर छोड़ दें तो पिछले 20 साल में मैंने 8 दिन से ज़्यादा एक शहर में नहीं बिताया। मतलब मैं इतना यात्रा पे रहता हूँ कि शायद ही कभी अपवाद स्वरूप ऐसा रहा होगा कि मैं 8 दिन लगातार एक शहर में रहूँ। मतलब मैं आता हूँ और जाता हूँ। आज भी है तो आप मुझे फ़ोन लगाकर 2 दिन से तो मैं आज ही आया हूँ, मैं कल तक रहूँगा, परसों मैं इंदौर जाऊँगा। तो कुल मिलाकर यात्रा मेरे स्वभाव का हिस्सा रही है और मेरे काम का भी हिस्सा बनी है। तो इतना यायावर जीवन जीते हुए भी सब चीज़ें व्यवस्थित चली, तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी का योगदान तभी संभव। तो परिवार के स्तर पर, घर के स्तर पर कोई तनाव मेरे हिस्से में नहीं है, इस दृष्टि से उनके हिस्से में आए। ये कितनी सहजता से और बेबाकी से हिमांशु जी ने बहुत सी बातों को, अपने जीवन की बातों को बताया। एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि चूंकि आपने अब सब कुछ उम्र से पहले ही अचीव कर लिया है, तो अभी आपकी बहुत लंबा जीवन अभी आपको चलना है, तो आगे कभी समाज आपको राजनीति में भी देख सकता है? मैंने कहा ना, मेरे अपने स्तर पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। मैंने जो तय किया था मैं तो वो भी नहीं बन पाया। मैंने तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता। अगर आप मेरी आसक्ति की बात करें तो मैंने तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहा था। लाख लोग बोले कि आपने तो प्रजा बनना चाहा होगा, अध्यक्ष बनना चाहा होगा, तो मैंने तो कभी नहीं बनना चाहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी जिसके चलते मैं इस लाइन में ही रह गया। तो मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि मैंने अपने जीवन के संदर्भ में जो हासिल करने वाला, मैंने चाहा था कि मेरे पास एक मकान हो, एक अच्छा मकान हो। मैंने चाहा था मेरे पास एक गाड़ी हो। तो गाड़ी के तौर पर मेरे उस समय पे जो सपना था वो एक एस्टीम गाड़ी हुआ करती थी। हाँ, मारुति। तो मैं कल्पना मेरी जो थी वो उस एस्टीम तक ही गाड़ी थी। जब मैं ग्वालियर में रहता था तो एक मकान था सोडी ट्रांसपोर्ट का, श्री राम नगर में, चेतकपुरी से निकलते हुए जाते थे। तो उस मकान को बड़े हसरत के साथ मैं देखता था और ये कल्पना करता था कि अगर मैं जीवन में कुछ कर पाया तो ऐसा मकान शायद मेरे पास में होगा। मतलब कल्पना जैसा तनख्वाह के संदर्भ में मैं मानता था, तो मैं ये मानता था कि उस समय पर, ये बात मैं 91-92 की कह रहा हूँ, तो उस समय पर ये कल्पना थी कि भाई मेरे पास में 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह मेरी होनी चाहिए और मैं इतना आदमी तो बनूंगा। उस समय गस्टेड ऑफिसर की तनख्वाह 2200 से 4,000 वाला स्केल हुआ। तो ऐसा नहीं कि छोटा सपना था, उस समय के लिहाज से मतलब 2200 से 4,000 का स्केल जो है गस्टेड ऑफिसर को मिलता था, तो मैं उससे दुगनी तनख्वाह की कल्पना के सामने था 10,000। तो कुल मिला के ये आपके सपने थे। तो वो सारे सपने 35 साल की उम्र पूरी होते होते उससे बेहतर स्थिति में पहुंच गए। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास में अपने संदर्भ में कोई आकलन नहीं है। ईश्वर जहाँ पहुंचा देगा, नियति जहाँ पहुंचा देगा, उसके लिए तैयार।
बाकी मेरी अपने स्तर पे किसी भी संदर्भ में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हो, मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। जैसे संस्थान के संदर्भ में, तो इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस संस्थान के जो वोटर है, खासतौर पे कटे हुए, तो उनके पूरे परिवार ने उनके जिस प्रकार का भरोसा, तो बीच में जैसे मेरे पास में कोई लोगों को फंसा गया, तो मैंने हमेशा बताया कि जिस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ रखा गया है, तो उसके चलते मेरे पास में किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने का विकल्प नहीं, उसे विचार करने का भी विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी है इस संस्थान के साथ नहीं है, और अपने संदर्भ में कोई ख्वाहिश बची नहीं है। नियति जहाँ ले जाएगी तो उससे इनकार नहीं है। बिल्कुल, नीति जहाँ ले जाएगी उससे कोई इनकार नहीं है, और आप ऐसी आगे और माइलस्टोन बनाते रहें और आप उपलब्धियां हासिल करने में हैं, यही हम सबका प्रार्थना है, हम सबकी कामना है। अंत में जैसे हम हर अतिथि से स्वराज मिशन के द पीपी शो की जो ये पहल है कि लोगों की जीवन चरित्र को सामने लाना, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छी कोशिश है। समाज के बीच में पहले के दौर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, तो लोगों की आत्मकथाएं अपने आप में एक माध्यम थी व्यक्तित्वों को समझने, तो आप उसको ही और विस्तार दे रहे हैं। तो लोग जब दूसरों के जीवन को देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो उसके अनुभव को जानकर समझकर अगर मनन करके अपने जीवन का बदला लेते हैं, तो ये कार्यक्रम सफल होता है। क्योंकि सामने वाले का अनुभव जब आपसे साझा हो रहा है, तो आपको स्वयं उस परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो कष्ट भोगा है या सफलता के संदर्भ में जो फैसले लिए हैं, तो आपके जहन में बता कि उस दौर में उन्होंने ऐसा किया था, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक मदद मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की आपकी कोशिशों से जो लोग कभी कभी अपनी असफलताओं से विचलित हो जाते हैं या सफलताओं से मुक्त हो जाते हैं, तो दोनों की दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें संयमित रहने में मदद मिलती है। तो मेरा फिर मानना है कि कुल मिलाकर समाज में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो चाहे कोई भी व्यक्ति, उसे संयम से रहने की जरूरत है। अगर संयम रहेगा तो सब कुछ संतुलित रहेगा, संयम बिगड़ेगा तो असंतुलन होगा, और असंतुलन होगा तो तबाही होगी, तबाही होगी मतलब बर्बादी होगी। बिल्कुल, शब्दों को किस प्रकार से पिरो के उन्होंने जीवन की एक माला तैयार की और दर्शकों तक पहुंचाया, ये किसी मतलब ये बहुत स्पष्ट है कि संतुलन और संयम दोनों चीज को बनाए रखना है। और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने आपने इतना बिजी शेड्यूल में से आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और विशिष्ट व्यक्ति के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।